इस हफ्ते एक जो डेवलपमेंट हुई, हमने देखा कि एक और एडिशन हुई जो निगरान विफाकी काबीना है, और उसमें फवाद हसन फवाद साहब को इंडक्ट किया गया एज फेडरल मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन। फवाद हसन फवाद कोई अननोन नाम नहीं है, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे PMLN की जब गवर्नमेंट थी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के, और कई ज़ाहिर है के हवालों से वो जाने जाते हैं, दो के नैब के हवालों से उन्होंने केसेस भी भुगते। तो अब उनको प्राइवेटाइजेशन का जो कलमदान सौंपा गया है, तो एक जो चर्चा है वो यही है कि शायद जो निगरान हुकूमत है, जो पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि एक्सपेडाइट करेगी निजकारी का जो मरला है, और खास करके PIA के भी उसमें जिक्र करें। तो सबसे पहले तो शहबाज, PIA की अगर बात करें, PIA की हालात हम पहले भी डिस्कशन करते रहे हैं। एक सिंपल सा इंडिकेशन तो यही है कि लेट्स से कि जो अदाद-ओ-शुमार हैं कि अगर माहाना 22 अरब रुपए अगर रेवेन्यू इकट्ठा करती है PIA, खर्चा जो है उनका 35 अरब रुपए है, यानी कि 13 अरब रुपए तो हर महीने सीधा सीधा मतलब जो हुकूमत है ये नेशनल एक्सचेकर से जाएगा। अब इसी हफ्ते हमने फवाद हसन फवाद साहब ने दो के वो कह रहे थे कि अभी तो वो ब्रीफिंग्स ले रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी खबरें चली PIA के हवाले से कि मजबूरन उनको प्री मेच्योरली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। तो आपकी क्या सेंस है PIA को लेकर के क्या हो रहा है? एक क्लैरिटी तो उन्होंने दी कि कम से कम PIA बंद नहीं हो रही, लेकिन अगर बंद नहीं भी हो रही, लेकिन चलेगी कैसे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, उनकी जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें 3-4 चीज़ों पर उन्होंने क्लैरिटी दी। नंबर 1 कि वो वजीर निजकारी बने क्यों। उन्होंने कहा जी कि उनको कहा गया कि आप ये जिम्मेदारी ले रहे हैं, और उन्होंने कहा जी कि कोई और ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। और दूसरों का जी मेरा पर्सनल भी इस चीज़ के ऊपर उनका है बिलीव है कि जब तक आप इन इदारों को फिक्स नहीं करेंगे तब तक जो है पाकिस्तान के जो हालात हैं वो ठीक नहीं होंगे, हुकूमत के पास फिजिकल स्पेस नहीं होगी स्पेंड नहीं करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह, ये सारी बातें होती रही हैं। बट दो बातें जो उन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही जो मेरे लिए थोड़ा सा कोई उतने मेरे लिए पॉजिटिव नहीं थी। नंबर 1, उन्होंने कहा जी कि हम PIA को ग्राउंड नहीं होने देंगे। ये वज़ीर आज़म की उन्होंने कहा कि पहली ही मीटिंग में मुझे ये उनकी हदायत थी कि PIA विल कीप फ्लाइंग, नंबर 1। और नंबर 2, उन्होंने कहा जी कि जितने भी सरकारी इदारे हैं, जब हम इनकी निजकारी करेंगे तो इसमें किसी भी शख्स को फारिग नहीं किया जाएगा। अब दोनों ऐसी चीज़ें इनकी पॉलिटिकली तो ये बड़ी अच्छी लगती हैं कि PIA ग्राउंड नहीं होगा। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी एक एयरलाइन जिसके अंदर तकरीबन अब तक उसके जो क्यूमुलेटिव लॉसेज हैं कुछ 750 अरब रुपए से ज्यादा हो चुके हैं। नंबर 1, ऐसी एयरलाइन जिसकी मिसमैनेजमेंट जो है वो नोन है, ऐसी एयरलाइन जो कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी इदारे की तरफ, सिंगल एंटिटी की तरफ हाईएस्ट एनुअल लॉसेज करती, तो वो ग्राउंड क्यों नहीं हो सकती? उसके पीछे क्या वजह है? क्या हमें ऐसी वो लाजवाब सर्विस दे रही है PIA कि उसको ग्राउंड करेंगे तो जो मुल्क की जो तरक्की है वो रुक जाएगी? ऐसी हमें सर्विस मिल रही है कि मुल्क से बाहर कोई जा नहीं सकेगा, मुल्क के अंदर कोई नहीं जा सकेगा? ऐसी तो वो सर्विस दे ही नहीं रही। तो फिर क्या वजह है? कौन लोग हैं जो अभी भी अरबों रुपया माहाना वो चाह रहे हैं कि PIA को सब्सिडाइज किया जाए टैक्स पेयर्स की मनी से? और मुझे ये समझ भी नहीं आती, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कथा कलामी हो रही है कि वो कौन लोग हैं कि जो, जैसे मैंने सिंपल एक मैथ्स बताई कि हर महीने 13 अरब रुपए अगर हुकूमत पाकिस्तान जो है अपनी जेब से देगी तो तब ये PIA चलती है, और वो टैक्स पेयर्स की मनी है। तो हमारे यहाँ शायद लोग, एक मिसकंसेप्शन भी है, या डिलिबरेटली जब प्राइवेटाइजेशन की बात होती है तो शायद लॉबिंग शुरू कर देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो लोगों को ये समझाने की जरूरत है कि अगर आप भी कोई इनफरादी तौर पर भी कारोबार कर रहे हो और अगर आपको एक दिन भी नुकसान होगा तो अगले दिन आप सोचेंगे कि मैं अपनी जेब से पैसे क्यों दूं, तो सरकार अपनी जेब से पैसे क्यों दे। और मुझे ये लगता है कि जैसे आपने दो बातें कही जी कि एक तो ग्राउंड नहीं होगी, दूसरा किसी भी एम्प्लॉय को या किसी भी सरकारी इदारे से फारिग नहीं किया जाए। क्यों नहीं फारिग किया जाएगा? अगर उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं है, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो क्यों नहीं फारिग किया जाएगा? मतलब ये क्या अब जो नेशनल एक्सचेकर से आप उनको पैसे देते रहेंगे? दिस व्हाट इज द प्रॉब्लम। अब जो आज की हम डिस्कस भी चीज करना चाह रहे थे, अब इसकी ईयर्स ऑफ मिसमैनेजमेंट के बाद और उसकी बहुत बड़ी मिसमैनेजमेंट की वजह कि प्रोफेशनल यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स नहीं आते रहे, एयरफोर्स से लोगों को लिया जाता है। अब एक आपका एक जो आर्म फोर्स है, एक एयरफोर्स है, उसको उसके किसी पायलट का, उसके किसी एयर वाइस मार्शल का, एयर मार्शल का उसका एक्सपीरियंस और है। कमर्शियल एयरलाइंस की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसके बावजूद ये अब चाहते हैं कि ये निज़ाम भी इसी तरह चलता रहे, उनको पैसे भी दिए जाते रहे। बहरहाल खबर यह है कि PIA ने प्रपोज किया है हुकूमत पाकिस्तान को कि जो मौजूदा हालात हो गए उसमें ना वो अपना जो कर्ज है वो वापस कर सकती है, और ना ही कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी की जा सकती है। तो हुकूमत से ये रिक्वेस्ट की गई है कि उसका जो डेट है तकरीबन 260 अरब रुपए का जो डोमेस्टिक डेट PIA ने लिया हुआ है और जिसकी गारंटीज फेडरल गवर्नमेंट ने दी हुई है,
इस डेट की रिस्ट्रक्चरिंग कर दी जाए, कुछ अर्सा के लिए बैंकों को ना तो असल रकम वापस की जाए और ना ही सूद वापस किया जाए। इसकी जो बुनियादी वजह है इनकी परफॉर्मेंस है फाइनेंशियल, एक महीने में इनके जो एस्टिमेट्स हैं कि इनकी जो एनुअल मंथली जो सेल्स हैं वो तकरीबन 22 अरब रुपए की, और उसके मुकाबले में इनके जो अखराजात हैं वो हैं 35 अरब। और इस 35 अरब रुपए के अखराजात में जो सबसे बड़ा खर्चा है 10.5 अरब रुपए का एक वो है इनका जो डेट सर्विसिंग है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर जो सूद है उसकी अदायगी है। इसमें कुछ तकरीबन 5.25 अरब रुपए की प्रिंसिपल अदायगी होती है डोमेस्टिक बैंकों को, और तकरीबन 5 अरब रुपए का माहाना सूद दिया जा रहा है डोमेस्टिक बैंकों को। तो पीआईए ये चाह रहा है कि इसकी जो है डेट रिस्ट्रक्चरिंग कर दी जाए। फवाद हसन फवाद से हमने पूछा था कल, वो कह रहे थे प्रपोजल बिल्कुल आया हुआ है, अभी वो इसको स्टडी कर रहे हैं और इसकी अभी इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन कामरान आखिर डेट रिस्ट्रक्चरिंग ही क्यों? ठीक है, अगर एक ऑप्शन है तो फिर इसके साथ बाकी चीजें ये खुद क्या कर रहे हैं? सिर्फ अगर एक डेट रिस्ट्रक्चरिंग कर देंगे क्या उससे मसला हल हो जाएगा? फिर कल कोई और मसला खड़ा हो जाएगा। अब इन्होंने अपना जो रिस्ट्रक्चरिंग का एक ओवरऑल जो प्लान है वो 3 चीजों के ऊपर इनका मुनहसर करता है, और मेरा ख्याल इसी बेस के ऊपर जो है ना हुकूमत को फैसला कर लेना चाहिए, इसको बंद कर दे पीआईए को बजाय इसको हवा में रखने के। वो कह रहे हैं जी कि हम चूंकि फाइनेंशियली हम वायबल एंटिटी नहीं है, मान रहे हैं, इसलिए डेट रिस्ट्रक्चरिंग आप मान रहे हैं, तो आप हमें बैंकों से ये हमें रिलीफ लेके दे। दूसरा वो कह रहे हैं कि इस रिलीफ लेने के बावजूद भी चूंकि इनका एक गैप रह जाता है, तो उस गैप को ये कैसे मंथली कवर करना चाहते हैं। इन्होंने कहा जी कि 1.25 अरब रुपए का मंथली जो टैक्स इकट्ठा होता है फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में टिकटों के ऊपर, जो आप और मैं टिकट खरीदते हैं उसके ऊपर एक टैक्स लगा हुआ है, तो इसकी कलेक्शन करते कहते हैं हम ये कलेक्शन एफबीआर को नहीं देंगे, हम ये अपने पास रखेंगे। एफबीआर का रेवेन्यू, सरकार का रेवेन्यू पीआईए अपने पास रखेगा क्योंकि ये खुद इस काबिल नहीं है। तीसरी चीज वो कह रहे हैं कि सिविल एविएशन अथॉरिटी को मुख्तलिफ मद में हम जो पैसे देते हैं तकरीबन वो बनता है 1.8 अरब रुपया माहाना, वो भी हम नहीं देंगे। मतलब बैंकों को कर्जा वापस नहीं करेंगे, बैंकों को सूद नहीं देंगे कर्जों के ऊपर, एफबीआर का जो टैक्स आपने इकट्ठा किया एफबीआर को हम वो टैक्स नहीं देंगे, उसकी जो अदायगी नहीं करेंगे जो लोगों से लिया हुआ है, और सिविल एविएशन अथॉरिटी के हम चार्जेस पे नहीं करेंगे। तो ये है पीआईए की रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान, और इस बेस के ऊपर वजीर आजम साहब फरमा रहे हैं कि हमने इसको हवा में रखना है। मतलब इस प्लान के अंदर ये कुछ भी नहीं है कि इसको आप एक लॉस मेकिंग एंटिटी से मुनाफा बख्श कैसे बनाएंगे, इसमें कौन से नए रूट्स ऐड करेंगे, अवाम को उससे कैसे रिलीफ मिलेगा, इसके बारे में कोई प्लान नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो आदाद-ओ-शुमार है, इट्स क्लियर कि दुनिया में अब ये चीज़ें आप नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि हुकूमतों का काम बिजनेस करना नहीं है। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में एयर इंडिया कुछ अर्सा पहले टाटा नहीं बनाई थी, दोबारा उन्होंने खरीद ली और अब वो 300 नए जहाज़ों की उन्होंने इवन के ऑर्डर किया हुआ है, बोइंग और दूसरा जो फ्रेंच एयरबस जो है वहाँ से। तो ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि टोटल अब इनकी लाइबिलिटीज़ जो हैं पीआईए की वो 750 अरब रुपए हैं, जो गालिबन जो अगर पीआईए की आज की अगर वैल्यू लगाएं तो वो 5 गुना ज्यादा है उसकी कीमत से भी। तो ऐसी सूरत में अगर प्राइवेटाइजेशन के लिए भी जाते हैं तो मुझे बताएं कि कौन इसे खरीदेगा विद दीज काइंड ऑफ लाइबिलिटीज। देखिए इसमें इनका प्लान ये है, और ये पुराना प्लान है, डॉक्टर इशरत हुसैन साहब जब होते तब से ये है कि पीआईए जो कंपनी है इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। एक हो गुड पीआईए जिसको बेच दिया जाए, जिसमें उसके एयर रूट्स हों, सारे जहाज हों, ये सारी चीजें, और एक होगी बैड पीआईए। बैड पीआईए के अंदर ये तमाम नुकसानात पाक कर दिए जाएं, और उसके साथ ये कुछ इनके एसेट्स हैं, जैसे स्क्राइब होटल है पेरिस में, रूजवेल्ट होटल है न्यूयॉर्क में, वो एसेट्स इसमें डाल दिए जाएं और उसको बेचकर ये जो कर्जे हैं उसकी कुछ अदायगी करें। वो रकम बहुत हो रही है, बट जो बॉटम लाइन है इनकी, इन्होंने अभी जो 13 अरब रुपए का जो नुकसान उन्होंने माहाना निकाला हुआ है, और इसको पूरा करने के लिए जो एनुअल इनकी जो इनको कैश इंजेक्शन चाहिए वो 153 अरब रुपए की बनती है। और जिस किस्म ये प्लान लेके आ रहे हैं कि किसी का टैक्स रोक लो, किसी के चार्जेस रोक लो, किसी की कर्ज की अदायगी रोक लो और हमें चलने दो, इस प्लान के बाद तो मेरा ख्याल ऐसे प्लान को प्रपोज करने वालों को कह देना चाहिए था कि आप बराए करम अगली मीटिंग में ना आइएगा। इनके जो खर्चे हैं बड़े बड़े वो कौन से हैं पीआईए के इस वक्त? इनकी जो सेल्स हैं वो 22 अरब रुपए की हैं, तकरीबन इनका 8 अरब रुपए का इनका मंथली इनका फ्यूल का खर्चा है। उसके साथ ही इनकी जो स्टेशन है मुख्तलिफ, उसके ऊपर जो डिस्बर्समेंट्स है कोई 1.2 अरब रुपए की एक इन्होंने दिखाई हुई है। जो फॉरेन स्टेशन है इनके इंटरनेशनल स्टेशन, उसकी डिस्बर्समेंट्स ले हैं। दुबई में इनका खर्चा, दुबई का जो स्टेशन है उसको रन करने का इनका खर्चा 83 करोड़ रुपया पर मंथ है। जद्दा का जो इनका स्टेशन है उसका मंथली खर्चा 1 अरब 83 करोड़ रुपया है। उसके अलावा जो बाकी दुनिया में इनके मुख्तलिफ स्टेशन है उसका खर्चा कोई तकरीबन 122 मिलियन कम है वो। फिर इन्होंने जहाज जो इन्होंने एक साथ वो लिए हुए लीज के ऊपर,
उसकी अदायगियां कोई 2.5 अरब रुपए की पर मंथ बन रही है इनकी, और बहुत सारे खर्चे ओवरफ्लाइंग इन्होंने चीजें डाली हुई हैं। सैलरीज का इनका जो बिल है वो 1.1 अरब रुपया पर मंथ, और पेंशन इसके अलावा है तकरीबन 350 मिलियन रुपीस की पर मंथ। तो ये इनके अखराजात की शीट है। ये यहाँ पे जो मैंने इनकी चीजें देखी हैं और जो मुझे कुछ राय ने भी बताया है, इन्होंने अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं बताई जिसमें लगा हो कि पीआईए की मैनेजमेंट ने खुद कोई एफर्ट ये करना चाहते हैं इन अखराजात को कम करने के लिए। वो मांग क्या रहे हैं कि डेट रिलीफ दे दो, एफबीआर का पैसा रोक लो, सिविल एविएशन अथॉरिटी का पैसा रोक लो, हमसे कुछ ना पूछो, हमने कुछ नहीं करना, हमारा कोई बंदा फारिग नहीं होगा। और इन्होंने देना किसका कितना पैसा है? 260 अरब रुपया जो इन्होंने डोमेस्टिक बैंकों का देना है। अब ये डोमेस्टिक बैंक्स सिर्फ गवर्नमेंट की बैंक्स नहीं है, इसमें प्राइवेट शेयर होल्डर्स हैं। सबसे ज्यादा जो इन्होंने पैसा देना है वो बैंक ऑफ पंजाब का देना है 56 अरब रुपए का। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान अगेन हुकूमत का बैंक है, टैक्स पेयर्स की मनी है ये, इसका तकरीबन 33 अरब रुपया इन्होंने एक देना है। फिर एक नेशनल बैंक का और यूबीएल का एक कंसोर्टियम बना हुआ है, उससे इन्होंने $120 मिलियन का कर्जा लिया हुआ है, उसका 37 अरब रुपया इसके अलावा है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से भी हमने कर्जा लिया हुआ है $250 मिलियन का, 76 अरब रुपया इसका इन्होंने देना है। अलबराका बैंक का 9 अरब रुपया देना है। अस्करी बैंक है उसका इन्होंने 43 बिलियन रुपीस देना है। बैंक इस्लामी का 22 अरब, फैसल बैंक का 32 अरब, एचबीएल का 29 अरब, ये उसके अलावा जो कंसोर्टियम वाली रकम है। जेएस बैंक का 34 अरब, सुनहरी बैंक का 5 अरब। अगर कामरान देने ही देने हैं इन्होंने और देना चाहते नहीं है, तो ये इनकी जो है ना वो ग्रेट क्या इनका वो कभी कोई स्लोगन भी होता था, ग्रेट पीपल फ्लाई विद ग्रेट एयरलाइंस, समथिंग लाइक इस तरह का वो कुछ तो था। लेकिन अब तो जिस किस्म के हालात और जिस किस्म के ये मैनेजमेंट के ये प्लान्स लेके आ रहे हैं, तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि ये प्राइम मिनिस्टर का या निजकारी के वजीर का ये फैसला जाते जाते ये जो सारी आपने ग्राउंड ना किया बातें की हैं आपने कि अगर ये पीआईए ऐसे ही चलती रही, मतलब जो हुकूमत पाकिस्तान है वो उनकी लाइबिलिटीज को और इस तरह इनको कर्जे देती रही, तो बाय 2030 मीन के 6.5 साल के बाद या 7 साल के बाद ये जो लाइबिलिटीज हैं और जो कर्जा है पीआईए का ये बढ़कर कोई 1977 अरब रुपए यानी कि 2000 अरब रुपए हो जाएगा। और ये अगर आदादो शुमार अपने सामने रखें तो शहबाज मेरा ख्याल है कि अगर इसको फ्री में भी बेच देना तो मेरा ख्याल है कि रियासत पाकिस्तान को फायदा रूट्स हैं। आज कल जो फवाद ने एक बात की कि 95 रूट्स हैं और सारे ल्यूक्रेटिव रूट्स हैं इंटरनेशनल, उसके बावजूद अरबों रुपए का नुकसान कैसा हो रहा है। जो पाकिस्तानी अब जो है ना ट्रैवलर, बिल्कुल वो प्रेफर नहीं करता कि अगर उसने इंटरनेशनल फ्लाइट लेनी है तो वो पीआईए के साथ जाए, उसके जहाज इस काबिल नहीं है, उसकी एयर सेफ्टी के इश्यूज अभी तक यूरोप के अंदर उनको फ्लाइंग की परमिशन नहीं है। तो इस किस्म के जो इनकी चीजें हैं वो अपनी जगह पे एग्जिस्ट। हालांकि आप यही देखें कि अगर ये पीआईए वाकई इतनी एफिशिएंट होती है और आपने कहा कि 95-96 बड़े जबरदस्त लुक्रेटिव रूट्स हैं, तो आप यूरोप या किसी भी मुल्क में जाते हैं जहां पर आपको एक दो आपको एयरलाइन जो है ना चेंज करनी पड़ती हैं, तो डायरेक्ट अगर आपको फ्लाइट हो तो आप इजीली किसी भी डेस्टिनेशन पर 8, 10, 12 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो अगर इस तरह की फैसिलिटी हो तो क्यों नहीं जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, जो पाकिस्तानी बाहर से जाते हैं, तो वो डेफिनेटली इसको प्रेफर करेंगे। लेकिन आप सोचने वाली बात है पीआईए क्या करती है। बहरहाल मुझे तो जितना समझ आई है कि बस इसको बेच देना